प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स सेकेंड ग्रुप समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 7 सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था चैप्टर से एक बच्चे ने प्रश्न उठाया है मेरे इस वीडियो पर। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा यहाँ से। इसमें इनका क्वेश्चन है नंद कुमार जी का कि मान लीजिए कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है और अनुपातिक आय कर 20% है। संतुलन आय में निम्नलिखित परिवर्तनों को ज्ञात करें। माने संतुलन आय जो है वो बढ़ेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा, कितना परसेंट घटेगा, उस परिवर्तन को ज्ञात करना है। अब इसमें बताया है ए नंबर क्वेश्चन में कि सरकार के क्रय में 20% की यदि वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, और अंतरण में 20% की कमी हो जाएगी तो क्या होगा। तो दोनों स्थिति में आपको बताना है कि संतुलन आय का परिवर्तन क्या होगा, मतलब वो घटेगा कि बढ़ेगा। तो इनका ये प्रश्न है और इन्हीं का मैं जवाब देने वाला हूँ। इन्होंने लिखा भी है आगे, उत्तर बताएं विस्तार से सरल शब्दों में। तो निश्चित रहिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग आंसर पे चलते हैं। इसको आंसर को मैंने तैयार कर लिया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर आपको फाइनल परीक्षा तक विभिन्न विषय के इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो इनका क्वेश्चन के आधार पर मैंने ये आंसर तैयार किया है, जिसमें दिया गया है क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना है 0.75। तो ये मैंने क्वेश्चन से ही लिया है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ साफ लिखा हुआ है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितना है 0.75 है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुपातिक कर दर जो है उसको हम लोग टी मानेंगे। टी मतलब टैक्स, तो अनुपातिक कर दर को हम लोग टी मानेंगे तो कितनी है, तो ये आपका 20% है। कितना है 20%। अभी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ साफ लिखा हुआ है अनुपातिक आय कर जो है वो 20% है। तो इसलिए 20% का हम लोग अगर तोड़ते हैं तो किस तरह टूटेगा, तो 20/100 कर देंगे। अब 100 से यहाँ भागा देंगे तो 2 गो जीरो है, तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो जीरो का तो महत्व नहीं होता है, इसलिए 0.2 यहाँ लिख देंगे। मतलब अनुपातिक कर दर आपका कितना हो जाएगा 0.2 लिखेंगे, या 20% भी लिख सकते हैं, फिर आगे न कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग अगर हम 20/100 करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.2 हो जाएगा आपका, लिख दिए। अब कर के बाद प्रभावी एमपीसी होगी। अब टैक्स लग जाता है तो एमपीसी क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। C1 - T इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब एमपीसी का जो होगा कर अगर उसमें ऐड हो जाता है, कर लग जाता है, तब एमपीसी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा C ब्रैकेट में 1 - T। अब यहाँ पर हम लोग C का पहले मान बैठाएंगे, तो C का मान आप लोग देख सकते हैं ना 0.75 है। C हो गया आपका एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो गया, और जो T है वो आपका क्या हो गया, टैक्स हो गया। T यहाँ T दिया हुआ टैक्स, मान हमको बस इस फॉर्मूला में बैठा देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, C का मान बैठाएंगे 0.75, ब्रैकेट डाल दिए, इस ब्रैकेट फिर 1 का 1 माइनस माइनस T का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके 0.2, तो T की जगह 0.2 लगाएंगे, और ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट यहाँ बंद कर देंगे। कर दिया मैंने हम ब्रैकेट बंद। अब एक में 0.2 को घटा दीजिए। पहले बोर्ड मास के नियम के आधार पर पहले ब्रैकेट का हम लोग काम करेंगे। तो एक में 0 घटा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 105 लिया तो 10 में 2 चला गया तो कितना बचेगा 8 पॉइंट। अब यहाँ तो कुछ नहीं बता 0, तो यहाँ पर इसका मान आपका क्या हो जाएगा, एक में 0.2 आ जाएगा तो 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो इसका मान 0.8 आया वो किससे गुना होगा 0.75 से। तो यहाँ मैंने लिख दिया 0.75 गुने 0.8। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 0.6। आप गुना कर लीजिएगा। कैसे हम लोग गुना करेंगे, तो आप लोग गुना जानते हैं, 75 को 8 से गुना कर दीजिएगा, और 2 अंक यहाँ है और 1 अंक यहाँ है, 3 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, तो आपका 0.6 आएगा। तो ये 0.6 आ गया।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब गुणक का मान हम लोग निकालेंगे, तो अतः गुणक हो जाएगा। तो गुणक का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। गुणक का क्या फॉर्मूला आता है? 1/1 माइनस एमपीसी। अब चूंकि यहाँ टैक्स लग गया है एमपीसी में, तो एमपीसी का हम लोग फॉर्मूला क्या बना दिए हैं? ये बनाए सी ब्रैकेट में 1 माइनस टी। भाई इसी को यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना 1/1 माइनस सी, और इसमें टैक्स चूंकि लग रहा है तो 1 माइनस टी हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें हम लोग मान को बैठा देंगे, तो इसमें मान बैठाने से आपका क्या निकलेगा? गुणक निकल जाएगा। के मतलब गुणक। तो बैठाइए 1/1 माइनस, अब सी 1 माइनस टी का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। कितना निकला है मेरा? तो 0.6 निकला। आप लोग देख सकते हैं यहाँ 0.6 निकला है। तो सी ब्रैकेट में 1 माइनस टी पूरा के जगह हम लोग लिख देंगे 0.6। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/1 माइनस 0.6 बचेगा। इसका मान 0.6 हो गया। अब एक में 0.6 को घटा देंगे तो 0.4 आ जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। अब 4 से इसको भागा लगा दीजिए तो 2.5 आ जाएगा। 4 को 10 में भागा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 2.5 आ जाएगा। गुणक का मान निकल गया, और यहाँ टैक्स लगने के बाद एमपीसी का मान भी आपका निकल चुका है। दो चीज निकल चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो पहला यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है? ए में कहता है कि सरकार के क्रय में 20 की वृद्धि हो जाती है। 20 की वृद्धि अब हमको कर देना है। तो यहाँ पर यहाँ लिख दिए हैं क्वेश्चन को मैंने कि सरकार के क्रय में 20 की वृद्धि होने पर, तो अब आपका जो है वो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आय को हम लोग लिखेंगे डेल्टा वाई। डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन। तो टैक्स लगने के बाद या सरकार के क्रय में वृद्धि होने के बाद आय में क्या परिवर्तन होगा? इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा जी। जी मतलब सरकारी व्यय में परिवर्तन। डेल्टा जी क्या हो गया? सरकारी व्यय में परिवर्तन। तो सरकारी व्यय में जो परिवर्तन हो रहा है उसको गुणक से गुणा कर देंगे। ठीक है। जैसे गुणक का साधारण फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई होता है। ठीक है, ये गुणक का फॉर्मूला है। अब चूंकि यहाँ पर सरकार विनियोग कर रहा है इसलिए डेल्टा आई हो गया आपका विनियोग में परिवर्तन। प्राइवेट आदमी भी कर सकता है। अब चूंकि सरकार यहाँ कर रहा है इसलिए डेल्टा आई के जगह हम लोग डेल्टा जी दे देंगे। तो फॉर्मूला मेरा आप समझ गए, यही हो गया। या फिर आप गुणक का फॉर्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं, के बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई होता है। तो यहाँ पर डेल्टा जी लिखना है क्योंकि सरकारी व्यय हो रहा है। ठीक है, तो के बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा जी भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग आय में संतुलन का मान निकालने के लिए, आय निकालने के लिए के का मान को बैठाएंगे। के का मान हम लोगों ने ऊपर निकाला है कितना? 2.5 रख दिए। डेल्टा जी तो सरकार के क्रय में कितनी हो रही है? 20 की वृद्धि हो रही है। तो जी डेल्टा जी के जगह हम लोग 20 कर देंगे। अब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ नीचे एक जीरो पड़ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 2 से 25 को गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः संतुलन आय में 50 की वृद्धि होगी। अगर क्रय में 20 की वृद्धि करता है 20% तो 50% की वृद्धि संतुलन आय में हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन, अंतरण में 20 की कमी करता है। अब अंतरण में अगर 20 की कमी करता है तब गुणक का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा के टी आर लगाएंगे। ठीक है, तो के मतलब वही फॉर्मूला है, बस इसमें केवल टी आर लगा देना है। तो गुणक का फॉर्मूला आएगा सी बट्टा 1 माइनस सी ब्रैकेट में 1 माइनस टी। अब इसमें मान को हम लोग बैठा देंगे। सी मतलब हो गया मेरा क्या? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 दिया हुआ है। बस यहाँ पर आपको सी के जगह पर जो है 0.75 लिख दिए हैं। अब 1 माइनस सी ब्रैकेट में 1 माइनस टी का मान हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं 0.4। यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व किए तो इतना आया, इसको सॉल्व किए तो 0.4 आया ना। 1 माइनस 0.6 करें 0.4 आया। तो यही 0.4 को हमने इतना के मान के जगह 0.4 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? भागा लगा देंगे। भागा लगाएंगे तो मेरा इतना आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा 1.87 आ जाएगा। अब हम लोग फिर फॉर्मूला में बैठाएंगे जो संतुलन आय का फॉर्मूला है डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा जी हो जाएगा। अब चूंकि अंतरण में कमी हो रहा है इसलिए
के टी आर हो जाएगा, और के टी आर का मान हम लोगों ने निकाल चुका है कितना 1.87। तो इसके जगह पर 1.87 बिंदु का मतलब होता है गुना, और डेल्टा जी मतलब है कि कंद्रन में कितना कमी हो रहा है, तो 20 की कमी हो रहा है। तो 20 की कमी मतलब यहाँ -20 हो जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि 20 की कमी हो रहा है, कमी मतलब घट रहा है, तो इसलिए -20 होगा। और यहाँ पर क्या था, 20 की वृद्धि हो रही थी, इसीलिए +20 से गुना हुआ था ये, ठीक है। अब यहाँ कमी हो रहा है तो माइनस से गुना होगा, तो माइनस से हम इसको 1.87 को 20 से गुना कर देंगे, तो यहाँ माइनस साइन तो रहेगा, तो -37.5 आ जाएगा। अतः संतुलन आय में 37.5 की कमी हो जाएगी। अब आंसर को एक साथ हम लोगों को लिख देना है। संतुलन आय में जो है वो 50 की वृद्धि हो जाएगी, और जो बी क्वेश्चन कर रहा था उसका संतुलन आय में कितना -37.5 आया है, तो 37.5 की कमी हो जाएगी। यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। और कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, और जो भी प्रश्नों में दिक्कत हो कमेंट कीजिए। जब हमको टाइम मिलेगा हम सॉल्व करके आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।